हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सभी खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। आज हम पेपर स्टार्ट करने वाले हैं, वो बीएससी फर्स्ट ईयर का है। डिफरेंशियल कैलकुलस नाम का पेपर है। हिंदी में बोलूं तो अवकलन गणित। सेकंड, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैं आप लोगों को समझाऊंगा। टेंशन मतलब इस बात की, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस इंग्लिश में है, अवकल गणित सेकंड आप लोगों को ये पेपर मिलेगा। ओके, इसकी जो यूनिट फर्स्ट है वो मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाने जा रहा हूं, जिसका नाम क्या है, सीरीज है। हिंदी में बोलूं तो श्रेणी। ये हमारे पास फर्स्ट यूनिट है, और अगर आप ये फर्स्ट यूनिट पूरी कर लेते हैं तो आपको इस यूनिट के अंदर से दो क्वेश्चंस मिलेंगे। कौन से? एक तो फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए और सेकंड बी। या तो आपको इन जनरल ये दो क्वेश्चन करने होते हैं या फिर ये दो क्वेश्चन करने होते हैं। एक्चुअल में दो ही क्वेश्चन बोले जाते हैं कि एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी दो पार्ट हैं, इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट आएंगे। तो या तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट करने हैं या फिर सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट करने होते हैं, ठीक है। आप यहाँ से फर्स्ट का और सेकंड का दोनों का ही कर पाएंगे, इतना मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। भले ये कर लो या फिर ये कर लो, ठीक है। ओके, तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कि सीरीज होती क्या है। आप लोगों ने 11th-12th में भी पढ़ा होगा या उससे पहले भी पढ़ा होगा। सीरीज मतलब श्रेणी क्या होती है। सीरीज या फिर श्रेणी, जब भी बात आती है तो हम तीन टाइप की सीरीज पढ़ते हैं। एक तो कौन सा, एपी, दूसरी होती है जीपी और तीसरी होती है एचपी। एपी क्या होती है बताओ? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है हमारे पास? समांतर श्रेणी, इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होती है हमारे पास कि कोई भी एक वैल्यू है ए, उसके बाद उसमें कोई फिक्स वैल्यू हम ऐड करते चले जाते हैं। जैसे ए था, उसके बाद मैंने ए के अंदर आर ऐड कर दिया तो क्या बनेगा, ए प्लस आर। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा हमारे पास, ए प्लस, ये वाली फर्स्ट टर्म बन गई हमारे पास, ये सेकंड टर्म बन गई। या नेक्स्ट वाली क्या बनेगी, ए प्लस 2r, और थर्ड टर्म क्या बनेगी, ये फोर्थ क्या बनेगी, ए प्लस 3r। ऐसे ही हमारे पास बनती रहेगी। अब ये बताना, फर्स्ट टर्म में हमने कुछ जोड़ा क्या? नहीं, फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, उसके बाद आर ऐड किया है, उसके बाद आर और ऐड किया है, उसके बाद आर और ऐड किया है। तो ये बताना, ये तो कौन सी टर्म है, फर्स्ट, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है, चौथा पद है। तो ये बताना, फर्स्ट टर्म में क्या ऐड हुआ, ए प्लस 0 इंटू आर। सेकेंड टर्म में ए प्लस आर, मतलब आर के बाहर 1 लगा है सेकेंड में, थर्ड में आर के बाहर 2 लगा है, फोर्थ में आर के बाहर 3 लगा है। तो मैं बोलूँगा ऐसे ही हमारे पास nth टर्म क्या होगी बताना एक बार। nth टर्म बनेगी a, तो एज इट इज चल रहा है सब में। यहाँ पर फर्स्ट वाले में 0 इंटू आर था, सेकंड वाले में फर्स्ट इंटू आर था, थर्ड वाले में सेकंड इंटू आर था। इसका मतलब लास्ट वाले में कौन सा बनेगा, n-1 इंटू आर। यही हमारे पास क्या होती है, एपी की nth टर्म होती है। समांतर श्रेणी का nवां पद हमारे पास क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू आर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जीपी का। जीपी में क्या होता है, कोई एक फिक्स वैल्यू होती है हमारे पास और उसके अंदर कोई दूसरी फिक्स वैल्यू का हम मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं। तो सेकंड टर्म क्या बनेगी, a इंटू आर, आर का मैंने मल्टीप्लाई किया। थर्ड टर्म क्या बनेगी, इसमें आर का और मल्टीप्लाई करना है तो क्या बनेगा, a इंटू आर स्क्वायर। अगली क्या बनेगी, a इंटू आर टू द पावर 3। तो आगे बताओ लास्ट टर्म कौन सी बनेगी हमारे पास, लास्ट टर्म कौन सी बनेगी। फर्स्ट टर्म में हमने ये लिख सकते हैं क्या, आर टू द पावर 0, तो ए बचेगा बस, क्योंकि आर की पावर 0 करेंगे, मतलब किसी भी वैल्यू की पावर अगर आप 0 करते हैं, किसी भी नॉन जीरो वैल्यू की अगर पावर 0 करते हैं तो क्या बनता है, 1 बनता है। तो सिर्फ ए बचेगा। मैं बोलूँगा ए इंटू आर, ए इंटू आर स्क्वायर। तो ऐसे ही हमारे पास लास्ट में nth टर्म क्या बनेगी बताना, ए इंटू आर टू द पावर n-1। ये हमारे पास क्या है, nth टर्म है। ऐसे ही हम जीपी के लिए करते हैं। जीपी में क्या होता है, जो भी एपी बन रहा है उसका इन्वर्स होता है हमारे पास। तो मैं बोलूँगा इन्वर्स ऑफ एपी, ये एपी का इन्वर्स है। ये चीज़ें हमने, ये श्रेणी जो हैं, ये सीरीज़ हैं, ये हम लोगों ने पहले ही 11th-12th क्लास में पढ़ रखी हैं।
तो क्या बीएससी फर्स्ट ईयर में भी यही चलेंगे? बिल्कुल नहीं, बीएससी फर्स्ट ईयर में सब चीज़ें अलग चलने वाली हैं। अब हमारे पास ये जो आएंगी 3 सीरीज़, ये तो एक छोटा सा पार्ट बन करके आएंगी हमारे सामने। हम तो इन जनरल सीरीज़ की बात करेंगे कि कुछ भी ऐड कर दें, कुछ भी जोड़ दें। यहाँ पर तो क्या है, फिक्स है, आर 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 ऐड होने वाला है, यहाँ पर आर मल्टीप्लाई हो रहा है हर एक बार में। मैं बोलूँगा कभी मैं आर मल्टीप्लाई कर दूँ, कभी एन मल्टीप्लाई कर दूँ, जो मेरी इच्छा है वही मैं ऐड कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ। तब जो सीरीज़ बनेगी उस सीरीज़ की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या वो बाउंडेड होती है? बाउंडेड का मतलब क्या है, छोटी से छोटी वैल्यू बता सको और बड़ी से बड़ी वैल्यू बता सको सीरीज़ के अंदर, तो बाउंड हो गई, 2 वैल्यूज़ के बीच में बाउंडेड हो गई। या फिर हमारे पास अनबाउंडेड होती है, मतलब बाउंडेड है कि नहीं है, परिबद्ध है कि नहीं है। दूसरी, वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है कि लगातार घटती हुई जा रही है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, एक दिष्ट वर्धमान है या एक दिष्ट ह्रासमान है, ऐसा चेक करना है हमें। उसके बाद करना है कि सीरीज़ की लिमिट क्या होती है, लिमिट पॉइंट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, सीमा और सीमा बिंदु डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है कि नहीं है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ठीक है, अभिसारी है या अपसारी है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पहले नहीं पढ़ रखी हैं, आप लोगों ने सिर्फ ये पढ़ रखा है कि एक एपी दे रखा हुआ, उसके nth टर्म क्या बनेगी, nवां पद क्या बनेगा और इनके n टर्म्स का सम क्या बनेगा। अगर मैं इन सभी टर्म्स को जोड़ दूँ तो हमारे पास क्या मिलेगा, ठीक है। अभी तो क्या है हमारे पास a प्लस आर, a प्लस 2r, ये तो क्या है हमारे पास एक तरीके से सीक्वेंस है, सीक्वेंस है। अगर अभी इन सभी के बीच में अगर मैं प्लस प्लस लगा देता हूँ तब क्या बनती है हमारे पास, सीरीज़ बनती है। ये बात समझ में आ गई क्या? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सीक्वेंस से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। सीक्वेंस की ज़्यादा डिटेल आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर में मिलेगी। ये थोड़ा सा अजीब सा सिलेबस बना रखा है ना, पहले आप लोगों को सीक्वेंस पढ़ाई जानी चाहिए थी, उसके बाद सीरीज़ पढ़ाई जानी चाहिए थी, लेकिन आप लोगों को सिलेबस कैसा है, पहले आपको सीरीज़ पढ़नी पड़ रही है, अगले साल बीएससी सेकेंड ईयर में आपको सीक्वेंस पढ़नी पड़ेगी। लेकिन सीरीज़ के पास जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार सीक्वेंस की थोड़ी बहुत नॉलेज दे दूंगा। तो पहले हम सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमारे पास क्या है, सीरीज़ एक यूनिट है। यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सीरीज़ की कुछ डेफिनेशंस वगैरह या फिर सीरीज़ में क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज़ होती हैं वो सारी चीज़ मैं बता दूंगा। उससे पहले सीरीज़ की डेफिनेशन से पहले हम सीक्वेंस जानेंगे ताकि हम सीरीज़ को अच्छे से पढ़ सकें। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं सीक्वेंस, इसको बोलते हैं अनुक्रम, हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम। अब आप लोगों ने फंक्शंस तो पढ़ रखे होंगे। फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन है f, कहाँ से, किसी भी डोमेन D से लेकर के किसी सेट S पर जाता है। फंक्शन क्या होता है, फलन क्या होता है, कोई डोमेन D, ये सेट जो होता है वो तो क्या होता है, डोमेन। डोमेन मतलब प्रांत। ये क्या होता है, कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन मतलब सह प्रांत। और एक आती है रेंज। रेंज, रेंज का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं परिसर। हिंदी में बोलते हैं परिसर। अब देखना मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को कि लेट एफ बी आर टू आर बी ए फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास मान लो कोई क्वेश्चन है फंक्शन के लिए, हिंदी में बता देता हूं मैं। माना f फ्रॉम r टू r एक फलन है इस प्रकार की f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसा आपको कोई फलन दे रखा है तो बताना फलन को हम कैसे डिनोट करते हैं। ये तो हमारे पास क्या है, डोमेन। डोमेन कितना है हमारे पास, डोमेन मतलब प्रांत। प्रांत कितना है, r है, रियल नंबर का। जो यहाँ पर लिखा रहेगा वो प्रांत होता है, डोमेन होता है। यहाँ पर जो लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, सह प्रांत बोलते हैं। तो ये हमारे पास कौन आ गया, कोडोमेन आ गया। कोडोमेन क्या है, सह प्रांत है। और सह प्रांत की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और प्रांत की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और रेंज क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर बताना फंक्शन यहाँ से यहाँ तक पड़ जाएगा क्या, ये हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इजकल टू एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन। अब यहाँ पर पूरा पूरा रियल नंबर रखा हुआ है, तो रियल नंबर क्या होते हैं आपको पता है सारी चीज़ें, ठीक है। वो भी सारा एक सेट में बना करके आप लोगों को लिखवा दूंगा। तो रियल नंबर हमारे पास देखो क्या होते हैं, 0 होता है रियल नंबर में, -1 -2 -3 -3.5 ये सब होते हैं। 1 भी होता है, 1.5 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ये सब रियल नंबर में आते हैं। कोडोमेन में भी कौन है, ये सब रखे हुए हैं, 0 भी है, 1 भी है, 1.5 भी है, 2 भी है, 3 4 5 6 7 8 ऐसे। ऊपर भी हमारे पास है -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। नेगेटिव नंबर भी होते हैं रियल में, पॉजिटिव भी होते हैं और 0 भी होता है। अब देखना
डोमेन क्या काम करता है कि x की वैल्यू कहाँ से लेकर के आओगे आप, वो डोमेन होता है कि जहाँ से आप x की वैल्यू उठा करके रखते हैं फंक्शन में, तो कहाँ से लेकर के आए x की वैल्यू, वो क्या होता है, डोमेन होता है। तो डोमेन तो कौन हुआ, ये, तो ये डोमेन है, यहाँ से x की वैल्यू जा करके यहाँ पर रखी जाएंगी, और जो बनेगा कौन बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से आएगी, को डोमेन के अंदर से आएगी। कहाँ से आएगी, को डोमेन के अंदर से आएगी। अब बात आती है कि रेंज क्या आ गई, तो फिर नई चीज़, ये तो समझ में आ गया। जो x की वैल्यू हम रखते हैं वो डोमेन के अंदर से रखी जाएंगी, और जो इधर से निकलेगी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, वो हमारे पास को डोमेन के अंदर से निकलेंगी। तो एक्चुअल में रेंज या फिर परिसर होता क्या है, तो परिसर क्या होता है, जो यहाँ से वैल्यूज निकलेंगी वो कहाँ से निकलेंगी, को डोमेन से निकलेंगी, सह प्रांत की वैल्यूज बनेंगी। लेकिन जो एग्जैक्टली बन पाती हैं कि एक्स स्क्वायर से तो सिर्फ यही वैल्यूज बन पाएंगी, उन सभी वैल्यूज के कलेक्शन को, उन सभी मानों के एक सेट को मैं क्या बोलूँगा, हमारे पास परिसर बोलूँगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। देखना, जीरो की इमेज क्या है बताओ, जीरो का स्क्वायर करने पर जीरो ही मिलेगा, तो इधर जाकर के ये जीरो पर जाएगा। 1 का स्क्वायर करने पर क्या मिलता है, 1 मिलता है, ये भी 1 पर जाएगा। 1.5 का स्क्वायर करने पर क्या मिलता है बताना, 1.5 इंटू 1.5, ये मिलता है हमें लगभग 2.25 मिलेगा। तो 2.25 मतलब कहाँ पर जाएगा, ये 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। 2 कहाँ पर जाएगा, 4 पर जाएगा। 3 कहाँ पर जाएगा, 9 पर जाएगा। तो मैं बोलूँगा ऐसे हमारे पास सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज इन्हीं वैल्यूज पर जाएंगी क्या, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट करता हूँ। देखना, -1 कहाँ पर जाएगा, -1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 बनेगा, तो ये 1 पर जाएगा। -2 कहाँ पर जाएगा, 4 पर जाएगा। -3 कहाँ पर जाएगा, -3 9 पर जाएगा। ऐसे ही -3.5 कहाँ पर जाएगा, इधर ही जाएगा कोई ना वैल्यू। तो ये वैल्यू भी सारी सारी कहाँ पर गई, पॉजिटिव वैल्यूज पर ही गई क्या, ओके। इधर की तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सारी वैल्यूज मिल करके इधर के जीरो या फिर पॉजिटिव वैल्यूज पर ही गई क्या। क्या किसी भी एलिमेंट की इमेज नेगेटिव नंबर बन पाई क्या, नहीं बन पाई। तो मैं बोलूँगा कोडोमेन तो कौन है, पूरा का पूरा रियल नंबर है, वास्तविक संख्या का समुच्चय है, जिसमें माइनस वाली संख्याएं, प्लस वाली संख्याएं और जीरो भी आ रहा है। लेकिन रेंज में कौन आया, परिसर में कौन आया, परिसर में वो एलिमेंट आते हैं जो एक्चुअल में हमारे पास किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बन रहे हैं। तो इमेज वाले तो सिर्फ यही है क्या, ये तो किसी न किसी एलिमेंट की इमेज बन रहे हैं। तो मैं बोलूँगा रेंज तो कौन हुई, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक, मतलब जीरो और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर तो क्या है, रेंज हैं। कोडोमेन क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव रियल नंबर सारे मिलाकर के कोडोमेन है। और डोमेन कौन है, पूरा पूरा रियल नंबर डोमेन है। तो आई थिंक आप लोगों को कोडोमेन की और रेंज की डेफिनेशन अलग अलग समझ में आ गई होगी कि रेंज की डेफिनेशन क्या है, कोडोमेन की डेफिनेशन क्या है। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। यहाँ के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा क्या आपको, इसके ऊपर, अच्छा मैं चलो यहाँ पर लिख देता हूँ। और नीचे कहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो मैं एक्चुअल में मैंने ये लिखा था ऊपर सीक्वेंस, यहाँ पर लिख दिया था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीक्वेंस, इसको बोलते हैं अनुक्रम, है ना। उसकी डेफिनेशन बताने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने फंक्शन बता दिया है, ओके। अब देखना, इससे पहले मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा, फंक्शन से भी पहले ना। फंक्शन तो आप लोगों ने समझ लिया, उससे पहले मैं थोड़ा सेट के बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को। सेट क्या होता है, आप लोगों ने 11th-12th क्लास में पढ़ रखा है, सेट 11th में पढ़ लिया था। सेट होता है हमारे पास समुच्चय। सभी स्टूडेंट्स को इसका डेफिनेशन तो पता होगी ही। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अब हिंदी में बोलूँ तो सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। अब बात यह कि सुपरिभाषित का मतलब क्या है। सुपरिभाषित का मतलब है कि अगर मैं किसी भी स्टूडेंट से उसके बारे में पूछूं तो सभी स्टूडेंट सेम आंसर दें। अगर किसी ने थोड़ा अलग आंसर दिया तो उसका आंसर गलत माना जाए, ऐसा टाइप का कुछ बने हमारे पास। जैसे मैं बोलूं कि आपको ये बताना है कि 1 से लेकर के 5 तक, 1 से 5 तक की प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, 1 से लेकर के 5 तक की सभी वस्तुओं का कलेक्शन बोल देते हैं इसको, संग्रह।
यहाँ पर कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 क्या बनेगा बताना। जो भी स्टूडेंट होगा वो सभी ये बताएंगे क्या 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा और 5 बनेगा। सबका आंसर यही बनेगा। इसके अलावा अगर कोई भी स्टूडेंट आंसर देगा तो आंसर गलत माना जाएगा। तो ये तो क्या है, वेल डिफाइन है, अच्छे से डिफाइन कर रखी है। अब दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, 5 खतरनाक जानवरों का कलेक्शन, खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब बताओ ये समुच्चय बनेगा कि नहीं बनेगा। 5 खतरनाक जानवरों का समुच्चय क्या बनेगा बताना। पहली बात तो देखो समुच्चय बनेगा कि नहीं बनेगा, मैंने पहले इस वजह से संग्रह लिखा है, यहाँ पर भी संग्रह लिखा है, यहाँ पर भी संग्रह लिखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को अगर मैं एक सवाल पूछूं कि 5 खतरनाक जानवरों का कलेक्शन बताइए तो आप क्या बोलोगे। जिसको छिपकली से डर लगता है वो छिपकली को शामिल करेगा। छिपकली है, सांप है, कुत्ता है, बिल्ली है और केचुआ है, ऐसा कुछ भी बना देंगे चीज़ें। 5 आइटम बता दिए। अब कोई आप लोगों की क्लास में ऐसा होगा जो बहुत बड़ा फेंकू आदमी है, वो बोलेगा कि नहीं मेरे को तो शेर से भी डर नहीं लगता, तो बोलेगा शेर से भी नहीं डरता हूँ, इससे भी नहीं डरता हूँ, इससे भी नहीं डरता हूँ, तो वो बोलेगा मेरे लिए तो क्या है, कोई भी खतरनाक जानवर नहीं है। तो वो तो एक भी खतरनाक जानवर नहीं बता पाएगा। अलग स्टूडेंट अलग बता देगा, कोई और अलग बता देगा, कोई और अलग बता देगा। तो हर एक स्टूडेंट का मानना भी पड़ेगा, क्योंकि 5 खतरनाक जानवर कौन से हैं जिनसे हमें डर लगता है। तो अगर आप लोगों ने भेड़ बकरी भी बता दिया, गाय भैंस भी बता दिया, इंसान भी बता दिया, तो भी मेरे को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बोलोगे कि हमारे लिए तो खतरनाक यही है, तो मेरे को गलत भी, मैं उस चीज़ को गलत भी नहीं बता सकता। तो मैं क्या बोलूँगा, हर एक स्टूडेंट अपना अलग अलग आंसर दे सकता है क्या इस चीज़ का, बिल्कुल दे सकता है। तो ये क्या है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। हर एक स्टूडेंट अलग अलग आंसर दे अगर किसी क्वेश्चन का, तो वो हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो अगर सुपरिभाषित होता तो हम क्या बोलते, समुच्चय बोलते, सेट बोलते। अब ये देखो सुपरिभाषित है क्या, हर एक स्टूडेंट यही आंसर देगा, तो ये तो क्या है, वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। तो मैं बोलूँगा ये तो क्या बनेगा, सेट बनेगा, और ये क्या बनेगा, नोट सेट, सेट नहीं है, ये डज नॉट फॉर्म ए सेट। समझ गए सेट क्या है और सेट क्या नहीं होता है, समुच्चय क्या है, समुच्चय क्या नहीं होता है, ठीक है। अब मैं कुछ फिक्स समुच्चय हैं उनके बारे में आप लोगों को पहले बता देता हूँ। फिक्स समुच्चय क्या है हमारे पास, सबसे पहले नंबर आता है, इसको मैं थोड़ा रफ ही कर देता हूँ ना, आपको पता है समुच्चय पढ़ा रहा हूँ मैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, इनको डिनोट करते हैं P से। प्राइम नंबर क्या होता है बताओ, ऐसे नंबर्स का कलेक्शन, ऐसे नंबर्स का कलेक्शन जो 2 नंबर से डिवाइड होते हैं। ध्यान रहे, ऐसे नंबर्स का कलेक्शन जो 2 नंबर से डिवाइड होते हैं, एक तो खुद से ही डिवाइड हो और साथ में 1 से भी डिवाइडेड हो, मतलब 1 से भी पूरा पूरा भाग जाता हो, 1 का भी पूरा पूरा भाग जाता हो ऐसे नंबर्स में, और साथ में खुद का भी पूरा पूरा भाग जाता हो खुद में ही। आप बोलोगे ये तो आसान है भाई, खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाना चाहिए उसमें, कोई भी उसको डिवाइड नहीं कर पाना चाहिए। तो हम बोलेंगे, लिख देंगे ना, कौन, पहला नंबर तो है 1, उसके बाद है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद 4। 4 में तो 2 का भी चला जाएगा भाग और 4 का भी जाएगा, तो 1 और 4 के अलावा किसी और का भी गया है क्या, बिल्कुल हाँ। तो मैं बोलूँगा 4 को नहीं लिखूंगा, तो उसके बाद कौन सा 5, उसके बाद 3 को नहीं लिखूंगा, सॉरी 6 को नहीं लिखूंगा, क्यों, 6 में कौन कौन का जा रहा है, 1 और 7 का तो जा रहा है, उसके साथ साथ 2 और 3 का भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो मैं बोलूँगा 7 को लिखूंगा, उसके बाद 11 को लिखूंगा, 13 को लिखूंगा, और उसके बाद, और ये हमारे पास 17, और उसके बाद हमारे पास 19, और ऐसे ही वैल्यू आगे बढ़ती है। अब आप बोलोगे 1 को शामिल करना है क्या, मैं बोलूँगा अपनी डेफिनेशन के हिसाब से चेक करो एक बार, ऐसा नंबर जिसमें 1 का डिवीजन, सॉरी 1 का डिवाइड कर पाऊँ पूरा पूरा, और साथ में खुद का भी डिवाइड कर पाऊँ, ऐसे 2 नंबर्स का डिवाइड कर पाऊँ मैं। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, खुद भी क्या है 1 है, और 1 भी क्या है 1 ही है। अब बोलोगे 2 नंबर मिल तो गए, मैंने कहा 2 अलग अलग नंबर्स का अगर मैं किसी एक ही नंबर में पूरा पूरा भाग दे पाता हूँ, डिवाइड कर पाता हूँ, तो हम उस नंबर को क्या कहते हैं,
प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ दो नंबर, अलग अलग नंबर होने चाहिए, उनका डिवाइड दे सको आप, उनका भाग दे सको उसमें, ठीक है। तो अब देखना अलग अलग नंबर कौन से हैं, ये तो 1 और 1 ही आ गए। हमें तो एक अलग नंबर चाहिए था, एक तो 1 और दूसरा खुद। तो यहाँ पर देखना हम 1 को नहीं लिख सकते क्योंकि 1 सिर्फ और सिर्फ 1 से ही डिविजिबल है, 1 से ही डिविजिबल है। 1 से डिवीजन आप बोलोगे 1 को तो खुद भी है और 1 भी है, अलग अलग हो गए ना। मैंने कहा अलग कहाँ हुई है, तो एक ही एलिमेंट हुआ वापस है, तो इसलिए हम 1 को शामिल नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, 2 से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखना यहाँ पर आप लोग एक नोट और लिख लेना, कौन सा, कि 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और साथ में हमारे पास 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो है वो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या, क्योंकि उसके अलावा अगर आप कोई भी अभाज्य संख्या सम लेने की कोशिश करोगे 2 के अलावा, तो उसमें 2 का भी भाग जाएगा, और 2 का भाग जाते मैं क्या बोलूँगा, हमारे पास तो ये प्राइम नंबर नहीं बनेगा, क्योंकि प्राइम नंबर कौन बनता है, जिसमें 1 का भाग जाता हो और खुद नंबर का भाग जाता हो, ठीक है। और 2 क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है और एकमात्र इवन संख्या भी है, ये इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं क्या होती है, इनको नेचुरल नंबर n से डिनोट किया जाता है। ध्यान रहे मैंने n लिखा है, इसके साथ में एक डंडी और भी बनाई है, एक लाइन और भी खींची है। अगर आपको सिर्फ ये दिखाई दे n, इसका मतलब आप क्या समझोगे, ये n नेचुरल नंबर भी हो सकता है, नवीन नाम भी डिनोट किया n वो भी लिख सकता है, नेहा भी लिख सकती है n, ABCD वाला n भी हो सकता है। तो हमें पता नहीं चल पाता कि ये n किसको डिनोट करता है। इसलिए मैथ वालों ने इन नंबर्स के लिए अलग से सिंबल बना लिए हैं, क्या, कि अगर मैं n लिखूं और उसके साथ में ऐसे लाइन और बनाऊं, इसका मतलब आपको ये समझना है कि ये कौन है, नेचुरल नंबर है। अगर आपको अब कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे, तो आपको उसको सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर ही समझना है, भले आपको ब्रैकेट में लिख रखा हो नेचुरल नंबर है कि नहीं है, या फिर नहीं लिख रखा हो, आपको इसको नेचुरल नंबर समझना है, ठीक है। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर में कौन आता है, नेचुरल नंबर में आती हैं 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज, लेकिन विदाउट पॉइंट वाली, जिनमें पॉइंट नहीं होता है वो वाली संख्या लेनी है हमें। तो क्या लिखूंगा, 1 2 3 4 5, ये नंबर्स हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर हैं। थर्ड है हमारे पास होल नंबर्स, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इनको W से डिनोट किया जाता है। W के साथ में एक लाइन और बनाऊंगा, तो ये बन गया होल नंबर। और किसको शामिल करते हैं, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक की सारी नंबर्स, इन्फिनिटी तक के सारी संख्याएं जो विदाउट पॉइंट वाली होती हैं, जिनमें पॉइंट नहीं होता है, ऐसी संख्या। तो 0 1 2 3 4 और उसके बाद ऐसे ही वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब इसको W को ही हम कैसे लिख देते हैं, W को हम लिख देते हैं नेचुरल नंबर के अंदर क्या ऐड कर दूं, 0 और ऐड कर दूं, तो क्या लिख देते हैं, नेचुरल नंबर यूनियन 0 लिख देते हैं। तो बहुत बार ये वाला यूज कर लिया जाता है होल नंबर की जगह। होल नंबर को थोड़ी इंपॉर्टेंस कम देते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में अगर 0 और ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। फोर्थ है हमारे पास इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ये क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती है। और पूर्णांक संख्याओं को किससे डिनोट किया जाता है, इंटीजर मतलब i से, या फिर इनको जर्मन मैथमेटिशियन ने फाइंड आउट किया था, उसके नाम पर हम, तो जर्मन में हमारे पास इंटीजर नंबर को z से स्टार्ट किया जाता है, और ज़्यादातर सिंबल जो होता है वो z ही यूज किया जाता है, ध्यान रहे यहाँ पर, ठीक है। इंटीजर नंबर को मोस्टली आप z से नोट करते हैं। और ऐसे कैसे कौन से नंबर होते हैं, सारी के सारी पॉजिटिव नंबर्स, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स और 0, ये जो होते हैं वो हमारे पास कौन होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं। लेकिन ध्यान रहे विदाउट पॉइंट वाली, जिनमें पॉइंट नहीं होता है, सिर्फ वो वाली संख्या लिखनी है। तो मैं बोलूँगा इधर से, तो क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी की साइड से आएगा तो -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये नंबर्स बन गए। ये क्या होते हैं, हमारे पास पूर्णांक संख्याएं होती हैं, इंटीजर नंबर होते हैं। फिफ्थ है हमारे पास, अब आता है रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर्स इनको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इनको याद कर लें, और उसके बाद मैं जब भी बोलूँ रैशनल नंबर क्या होते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए रैशनल नंबर क्या है। ठीक है, रैशनल नंबर को डिनोट किससे किया जाता है? क्यू से डिनोट किया जाता है। और इसमें नंबर कैसे आते हैं ध्यान रखना, इसमें ऐसे नंबर आते हैं जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ पर P और Q दोनों ही कहाँ से आते हैं? इंटीजर नंबर से आते हैं, और Q की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 आती है। क्या समझे इससे? Q की वैल्यू अगर 0 हो गई तो मैं बोलूँगा P अपॉन 0 क्या बन जाएगा? हमारे पास इन्फिनिटी बन जाएगा। इन्फिनिटी हमारे पास कोई नंबर थोड़ी ना होता है, वो तो इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं हम। ठीक है, तो अब क्या बनेगा? P अपॉन क्यू। P और Q दोनों ही कहाँ से लेने हैं? इंटीजर नंबर से लेना है। इसका मतलब P की वैल्यू और Q की वैल्यू में आपको पॉइंट नहीं लगाना है। P बिना पॉइंट वाली संख्या रखनी है, Q भी बिना पॉइंट वाली संख्या रखनी है, क्योंकि इंटीजर नंबर लेने हैं। प्लस माइनस कुछ भी रख सकते हो P और Q, लेकिन P और Q को पॉइंट वाली संख्या मत लिखना। तब मैं बोलूँगा समथिंग रैशनल नंबर अपॉन रैशनल नंबर क्या बनता है हमारे पास? सॉरी, ये हमारे पास इंटीजर नंबर अपॉन इंटीजर नंबर क्या बनता है? रैशनल नंबर बनता है। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूं तो कौन बनता है? 1/2 है। देखो ऊपर क्या है? P अपॉन क्यू की फॉर्म में है क्या? बिल्कुल है, P अपॉन क्यू की फॉर्म में है। इंटीजर नंबर है क्या? इंटीजर नंबर है क्या? हाँ है। नीचे वाला जो है वो 0 है क्या? नहीं है, तो मैं बोलूँगा क्या है? ये रैशनल नंबर है। ऐसे ही 3/1 रैशनल नंबर है क्या? हाँ है। यहाँ पर मैं लिख दूँ 5 रैशनल नंबर है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि 5/1 लिख सकता हूँ, तो P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, ये रैशनल नंबर है। ये हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है 6th रियल नंबर। रियल नंबर इसको बोलते हैं हम वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, आप लोगों ने अब तक जितने भी नंबर्स देखे हैं अपनी दुनिया में, अपने आसपास कहीं पर भी कुछ भी, वो सब क्या होते हैं? हमारे पास रैशनल नंबर होती हैं। इनको किससे डिनोट किया? सॉरी, हमारे पास रियल नंबर होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। इसको R से और R के बीच में ऐसे एक लाइन बना देंगे, इसको किससे डिनोट किया जाता है? R से। और क्या नंबर होते हैं बताओ? ये जितने भी आप लोगों ने अब तक नंबर देखे हैं, पॉइंट वाली, विदाउट पॉइंट वाली, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, सब क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो मैं ऐसे लिख दूँ -3 -2.5 -2.10 या 15, कुछ भी नंबर, कुछ भी लिख दो, वो सब क्या है? रैशनल रियल नंबर है। लिख दिया 2 -2 -1 0 1 2 3 3.5 3.75 3.9, ये सब नंबर क्या हैं? ये सब नंबर हमारे पास क्या हैं? रियल नंबर है। रियल नंबर है। नेक्स्ट आता है 7th इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं बताना? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं किससे डिनोट किया जाती हैं? QC से डिनोट किया जाता है। इनको किससे डिनोट किया जाता है? QC से डिनोट किया जाता है। QC क्या होता है बताना? रियल नंबर में से आपको रैशनल नंबर घटाना है। आप बोलोगे ये कैसे पता लगेगा हमें QC क्या होता है? तब आप लोगों को मैं बताऊंगा 11th-12th क्लास में वापस से भेजूंगा, और मैं बोलूँगा कि आप लोगों ने ये चीज़ समझी होगी क्या? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में अगर हमारे पास ये तो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? कोई ए सेट है, तो हम ये लिखते थे। तो ये ए सेट है तो मैं एक ए डैश या फिर ए ऊपर पावर C टाइप में लिखता था। वो क्या लिखता था कि पूरा का पूरा इस यूनिवर्स में से ए को हटा दो, तो जो बचता है वो क्या बचता है? ए कॉम्प्लीमेंट बचता है। और वो ये होता है क्या? तो इसको मैं क्या बोलूँगा? AC बोलूँगा। ए कॉम्प्लीमेंट है ये। क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट। पूरे यूनिवर्स में से ए को अगर घटा देंगे, ए को माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास? ए कॉम्प्लीमेंट बचेगा। अब यहाँ पर देखना, QC का मतलब क्या है? पूरे यूनिवर्स में से Q को हटा दो। यूनिवर्स कौन है अभी तक? रियल नंबर है, क्योंकि सारी चीज़ें तो कौन है? रियल नंबर में से बन रही है हमारे पास। तो मैं बोलूँगा रियल नंबर में से अगर आप लोग रैशनल नंबर को घटा देते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास? तो हमारे पास बचेगा इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं बचेंगी। और अपरिमेय संख्याओं की शक्ल कैसी होती है? एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखूं तो एग्जाम्पल के लिए देखता हूं मैं, जैसे हमारे पास ये लिख दूं मैं √2। √2 देखो रैशनल नंबर है क्या? आप कुछ लोग बोलेंगे सर P अपॉन Q तो लिखना है ना, तो √2 अपॉन 1 लिख देता हूँ। √2 अपॉन 1 भी तो क्या बन जाएगा? P अपॉन Q की फॉर्म बन जाएगी। तो लेकिन मैंने क्या लिखा था कि दोनों P और Q दोनों ही कहाँ से आने चाहिए? इंटीजर नंबर से आने चाहिए। अगर आप लोग इसको ये लिखोगे √2 अपॉन 1, तो 1 तो इंटीजर नंबर है, लेकिन